नमस्कार दोस्तों। पंडित नेहरू ने 7 जून 1952 को कहा था, हम जैसा चाहें अपना जीवन जिए, लेकिन दूसरों पर इसे थोपने का क्या मतलब है। ये बात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगहों पर लागू होती है। अगर लोग अपनी जिंदगी के तौर तरीकों को दूसरे लोगों और गैर मुल्कों पर थोपना छोड़ दें तो चारों ओर ज्यादा अमन चैन होगा। आज हम इस बात को समझ सकते हैं और ये ऐसे समझ सकते हैं कि होली का त्योहार था। 8 तारीख को होली खेली गई हमारे देश भर में, और देश भर में जब होली खेली जा रही थी तो तमाम जगह पर होली के नाम पर जो हो रहा था उससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता है। और उस तरह की स्थितियां हो तो निश्चित रूप से सवालों में आता है कि आखिर ये कौन सा देश हम बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। एक घटना है बिजनौर की। बिजनौर में कस्बा है धामपुर। वहां पर भगत सिंह चौराहे पर महिलाएं जा रही होती हैं, मुस्लिम समुदाय के कुछ और लोग जा रहे होते हैं, तो उन महिलाओं को और उनके लड़कों को जिसके उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, महिलाओं पे जिस तरीके से जबरन रंग और गुब्बारे और जाने क्या क्या फेंका जाता है और किया जाता है, और ये सार्वजनिक तौर पे होता है, न कहीं पुलिस होती है न कोई होता है। तो आप समझिए, आप मनाइए, खूब खुशियां मनाइए, होली खेलिए, सब कुछ करिए, लेकिन क्या यह करने का आपको अधिकार किसी ने दे दिया है कि आप किसी पर हमला करें, किसी पर कुछ करें। यही वजह है, यही वजह है कि इस नफरत के कारण बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और जिस तरह की घटनाएं होती है वो हमें चिंता पैदा करती हैं कि किस तरह के हाल। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या हाल। लगातार उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं वो चिंताजनक है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में घटनाएं लगातार हो रही हैं। आप एक चीज समझिए कि अभी उत्तर प्रदेश में तमाम लड़कियों को शिकार बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग पाक साफ होने का दावा करते हैं, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर बलात्कारी है, रेपिस्ट, और उनके लोग इसमें शामिल हैं। कानपुर में एक घटना होती है, एक लड़की को गिरा करके उसका सब कपड़े फाड़े जाते हैं, उस पर ब्लेड चलाया जाता है और न जाने क्या क्या किया जाता है, उसका यौन शोषण जिस तरह से किया जाता है, आप समझिए। और वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का खास, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ में घूमता है, जिनमें से एक जो है बिठूर के विधायक हैं। तो उनके इस तरह की घटनाएं होती हैं, और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, आप कौन से कहेंगे किस दौर में? भाषणों का दौर चल रहा है, कोई भी भाषण देते हैं, कोई उसका वास्तविकता से मतलब नहीं होता है। इसका स्थिति ये कि आप देखिए, किसानी को लेकर के योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और किसानों की हालत बद से बदतर है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री का तालिबान के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ आया है, और भारत में 20,000 मैट्रिक टन गेहूं उन्हें भेजने का किया। अब आप बताइए, एक तरफ तो तालिबानी और जाने क्या क्या कहते हैं, दूसरी तरफ ये करते हैं, तीसरी तरफ अपने देश के अंदर मुसलमानों पे जैसे हमले करते हैं और ये करते हैं। लोग 80 करोड़ से अधिक लोग गरीबी में जी रहे हैं, 5 किलो राशन पे जी रहे हैं, और बढ़ती महंगाई से कर रहे हैं। उन पर नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस तरीके से जो है अमित शाह के बेटे के रथ पर सवार होकर के और अपने साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी सवार करते हैं, और साहब जैसे रोड शो होता है वैसे स्टेडियम शो करते हैं। कल्पना करिए। तो ये है, पूरा मदारी का खेल चल रहा हो तो इस तरह की स्थिति है। एक तरफ यूपी सरकार कहती है, मोदी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य आ गया है, लेकिन स्थिति क्या है? इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कुछ भी हो सकता है। मैनपुरी में एक घटना हुई जहां सरेआम दौड़ाकर एक युवक को गोली मार दी गई। आप बताइए, इस तरह की घटना होती है, लेकिन साहब आप कौन कहेगा, कौन बोलेगा, क्या है? तो इस तरह के हालात, और जब इस तरह से हालात हो, सारी चीजें हो, तो आप किसकी बात करें? तब आप कहते हैं कि राहुल गांधी ये बोलते हैं, राहुल गांधी वो बोलते हैं। तो साहब राहुल गांधी तो जो बोलते हैं सच बोलते हैं,
झूठ तो आप बोलते हैं, हर तरह से बोलते हैं, और जब आपका झूठ पकड़ा जाता है, आप पर वो होता है, तो आप अपनी सीबीआई, ईडी और न जाने किस किस चीज का इस्तेमाल करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की भलाई के लिए और सच की भलाई के लिए मैं इसका ट्रांसलेशन कर देती हूं, क्योंकि लगता है कि हाथ तंग है ट्रांसलेशन में भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी जी ने साफ तौर से कहा है, और मैं उन शब्दों को दोबारा से प्रयोग करूंगी। सवाल उनसे कमजोर होते हुए लोकतंत्र पे पूछा गया और उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा, दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज एन इंटरनल प्रॉब्लम, दिस इज एन इंडियन प्रॉब्लम, एंड सोल्यूशन फॉर दिस हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड नॉट आउटसाइड। इसका हिंदी रूपांतर बड़ा आसान है, लेकिन लगता है कि भाषा में हाथ तंग है अंग्रेजी और हिंदी में, और भाजपाई कर नहीं पाए। इसका सीधा मतलब यह है कि यह हमारी समस्या है, कमजोर होता लोकतंत्र, यह हमारी अंदरूनी समस्या है, यह भारत की समस्या है, और इसका निवारण, इसका समाधान भी भारत ही करेगा, हम ही इसका समाधान खोजेंगे। वो आगे कहते हैं, और यह गैर तलब बात है, यह इंपॉर्टेंट बात है, और जिन लोगों का भी लोकतंत्र में जरा सा भी यकीन है, और जो लोग भारत को यह कहते नहीं थकते कि हम जननी है लोकतंत्र की और हम वाकई में हैं, उनको यह सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में 140 करोड़ लोग रहते हैं, 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, और इसीलिए भारत का लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र का भविष्य पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक भविष्य को प्रभावित करता है। उन्होंने तो यह कहा है कि भारत का लोकतंत्र विश्व के लोकतंत्र की धुरी है और इसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने भारत के लोकतंत्र को पब्लिक गुड बताया है, मतलब यह सौगात है विश्व के लोकतंत्र के लिए, इसका तो स्वागत करना चाहिए। खड़े होकर प्रधानमंत्री जी को भी ताली बजानी चाहिए। तो जब यह स्थिति होती है तो निश्चित रूप से सवाल आते हैं कि आखिर आप कौन सा देश बना रहे हैं, और जब यही देश बना रहे हैं तो आप बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ही की बात कर लेते हैं। भ्रष्टाचार में अकंठ कोई और नहीं, खुद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई। सरकार के खिलाफ बोला तो भ्रष्ट, और सरकार के साथ तो ईमानदार की नीति पर ये लोग काम कर रहे हैं। शशि थरूर ने एक ट्वीट करते हुए बीजेपी के इस फरेब का पर्दाफाश कर दिया है। शशि थरूर ने अपने ट्वीट में उन नेताओं का नाम गिनाया जिन पर जांच चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पाला बदलने के बाद इन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को रोक दिया गया। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में किसके किसके दाग धुले, जरा डिटेल में जान लेते हैं। नारायण राणे केंद्र में मंत्री, ईडी द्वारा खोखा कंपनियों की जांच शुरू हुई, बीजेपी में शामिल होते ही जांच बंद हो गई। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे, गार्ड की मौत मामले में सीआईडी की पूछताछ शुरू हुई, बीजेपी में शामिल होते ही जांच बंद कर दी गई। हेमंत बिस्वा शर्मा, ईडी की जांच शुरू हुई, मुख्यमंत्री बनते ही फाइल बंद हो गई। भावना गवली, ईडी का समन मिला, जांच शुरू हुई, शिंदे सेना में शामिल होते ही जांच बंद हो गई। यशवंत जाधव और विधायक यामिनी जाधव, फेमा उल्लंघन मामले में ईडी की जांच शुरू हुई, अब शिंदे सेना के साथ हैं और जांच बंद है। प्रताप सरनाइक, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू हुई, शिंदे सेना में शामिल हुए, फाइल बंद कर दी गई। बीएस येदुरप्पा, हाउसिंग प्रोजेक्ट में रिश्वतखोरी पर जांच शुरू हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाद में सम्मानित किए गए। दरअसल ये सरकार हर उस आवाज को कुचल देना चाहती है जो इनसे आंख में आंख डालकर सवाल पूछने और विरोध करने की हिम्मत रखते हैं, और इसके लिए देश के संविधान और संस्थान को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करती है। और उसने सेल कंपनियों का एक बड़ा मायाजाल है जो अडानी ने भी, सबसे बड़ा इस समय आज की डेट में अडानी का है, और उन सेल कंपनियों के, जिन्हें कहते हैं सरल भाषा में फर्जी कंपनी, फर्जी कंपनियों के मायाजाल के जरिए किस तरीके से अडानी ने एक बड़ा समृद्ध जो है साम्राज्य खड़ा कर लिया है, क्योंकि उस पर मोदी राज की कृपा है, राम राज की कृपा है, आप समझ सकते हैं। और अडानी के कारण आ गए, रिजल्ट आ गए, उससे पता चलता है अडानी के कारण एलआईसी डूब रहा है,
LIC का बिजनेस 17% गिर गया है और प्रीमियम का जो कलेक्शन है वो 32% कम हो गया है। इससे आप समझ सकते हैं कोई अडानी के बाप की ये कंपनी नहीं, हमारे आपके पैसे से, हमारे आपके बाप की, क्योंकि उनका पैसा लगा है, हमारा पैसा लगा है, उससे वो खड़ी हो। तो यह बात समझ लीजिए। तो इस तरह से, लेकिन उसे सब आप कर रहे हैं और LIC की बाजार कीमत जो है आधे से भी कम हो गई है जितनी होती थी। इससे आप समझ सकते हैं LIC कैसे डुबाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि सिर्फ अदानी जैसों को लाभ पहुंचाना है, इसके लिए काम किया जा रहा है। तो तमाम सारे लोगों ने तो प्रीमियम तक देना बंद कर दिया है, लेकिन साहब कौन बात करेगा? और फ्रॉड जिस तरीके से चल रहा है, गोदी मीडिया क्या फैलाता है, अदानी ने इतना पेमेंट कर रहे हैं, वो इस कर्ज को अदा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब पता कीजिए, आप आंकड़े पता करिए तो पता चलता है ऐसा तो कुछ है नहीं। अडानी ने लाखों रुपए का कर्ज लिया है, लेकिन मीडिया कहता है अदा कर दिया। तो जब अदा कर दिया है तो साहब स्टॉक एक्सचेंज से पूछिए, क्योंकि कानूनन उसे इत्तला देनी पड़ती है। तो वहां पर तो कोई कानूनी इत्तला है ही नहीं, सूचना ही नहीं। दूसरी ओर SBI बताता है कि अडानी ने वापस अपने शेयर गिरवी रख दिए। तो साहब शेयर तो वैसे ही उनके नीचे जा रहे हैं, उसके बाद में उस स्थिति में क्या आपको रख के और कौन मुनाफा दे रहा है? तो आप ये समझ, और यदि रखे भी गए तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो इन सारी चीजों में, और लिस्टेड कंपनी को जो कर्ज लेने और कर्ज अदा करने, ब्याज देने, ब्याज लेने, सब चीज की इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज में देनी होती है 15 दिन के। तो आप समझिए क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वास्तविकता है, खेल चल रहा है और उस खेल में सरकार की कृपा, और जब सरकार की कृपा हो इस माया जाल में तो साहब आप सूचना दीजिए, मत दीजिए, नोटिस दीजिए, मत दीजिए, पब्लिक कीजिए, मत कीजिए, कुछ भी करिए, ना सेबी बोलेगा ना कोई और बोलेगा। बस हाँ, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एजेंसी काम कर रही है कि लालू यादव के यहां छापा मारा जा रहा है, उनकी बेटियों के यहां छापा मारा, छापे मारे जा रहे हैं, तो उन सब लोगों को भ्रष्ट बताया जा रहा है। दूसरी तरफ जो सचमुच भ्रष्ट है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर कोई चीज आती नहीं। तो यह स्थिति है। और इसके अलावा बता दें, चीनी कनेक्शन भी जान लीजिए। अडानी का बहुत बड़ा एक चीनी कनेक्शन है और जो देश के लिए खतरा है। अडानी के बहुत करीबी हैं, चीनी नागरिक हैं, चांग चुंग लिंग। तो साहब ये चांग चुंग लिंग जो है, ये जिस तरीके से काम करते हैं, और इनका पूरा एक सामने आ गया, ये उत्तर कोरिया की पेट्रोलियम भेजा, जो कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ है। और इसमें चांग चुंग लिंग एक डिक्लेरेशन में अपना सिंगापुर का वही पता दिया जो गौतम अडानी के बड़े भाई का पता है। इससे आप समझिए, गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का जो पता है वही इनका पता है। और उन्होंने 2014 में जो अडानी के जो ये है गोदाम है, और इंटरनेशनल का नाम है अगस्टा वेस्टलैंड, जिसको लेके मोदी कांग्रेस पार्टी को घेरते हैं। तो अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले में ईडी की पहली चार्जशीट में इस शख्स का नाम, तो जिसका इस चार्जशीट में नाम है, समझिए आप। और 2018 में एक फिर फ्रेश चार्जशीट दाखिल होती है और उससे इसका नाम गायब कर दिया जाता है, क्लीन चिट दे दी जाती। क्यों? क्योंकि साहब ये तो मोदी जी के मालिक गौतम अडानी का दोस्त है। तो यह स्थिति है। और अडानी समूह को लेकर के जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसमें इसको लेकर के पूरा जिक्र है, और यह है कि नागरिक किस तरीके से मदद कर रहा था, और यह पूरा खेल चाइना के साथ मिलकर चल रहा था। तो यह है, आप समझ सकते हैं कि कौन सा खेल। तो इस खेल को जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पूरा खेल कहां से चल रहा है। तो अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने कहा है कि अडानी समूह जो है जिस तरीके से कीमतें बढ़ा चढ़ाकर और किस तरीके से मैनिपुलेट करके और पूरा खेल कर रहा था और लूट रहा था, तो यह एक स्थिति। तो इसलिए इस कनेक्शन को समझने की जरूरत है। और इससे लूटा गया तो बर्बादी किसकी है? हमारी आपकी है, हमारे आपके एसेट्स की है। आज गौतम अडानी, जिसका उन्हें एक्सपीरियंस नहीं था, मीडिया का एक्सपीरियंस नहीं था, मीडिया में आ गए। पावर का एक्सपीरियंस नहीं था, पावर में आ गए। सड़क प्रोजेक्ट का नहीं था,
सड़क प्रोजेक्ट में भी आ गए। पोर्ट का नहीं था, पोर्ट का चलिए हम मान भी लेते हैं हो गया, क्योंकि सबसे पुराना है इनका मुंद्रा पोर्ट। लेकिन उसके अलावा सीमेंट में नहीं था, उसमें आ गए, रिन्यूएबल एनर्जी में आ गए। तो आप ये समझिए कौन सा है, और इन्हीं के लिए ग्रीन एनर्जी और न जाने क्या क्या बनाया जाता है। तो इसको आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के खेल है, और जब इस तरह के खेल हो तो आप उधर ईडी जो है लगातार जिस तरीके से कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित नेता हैं वो कुछ भी कहते हैं, चलिए हम मान लेते हैं राजनीति कहना भी चाहिए, लेकिन तकलीफ तब होती है देश के उपराष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरह की बातें करता है तो लगता है कि इतना निकृष्ट व्यक्ति इस पद पर बैठा है। तो अब आप समझिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद जो है न्यूट्रल माने जाते हैं, वो पार्टी से ऊपर समझे जाते हैं और इसीलिए उनका सम्मान अलग होता है। लेकिन अब जो उपराष्ट्रपति पिछले वाले थे कुछ, और ये पिछले वाले से और ज्यादा हो गए, तो ये धनखड़ साहब क्या कर रहे हैं, तमाम बातें ऐसी बोलते हैं जो 100% राजनीतिक, और जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता भाजपा का प्रवक्ता हमला करता है वैसे राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं। लेकिन साहब ये नहीं बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी शासनकाल में जो सबसे बड़े भ्रष्ट थे, उन भ्रष्ट लोगों को क्यों संरक्षित किया गया, क्यों बचाया गया। इस पूरी लिस्ट पर उनका बोलने की हिम्मत नहीं होती कि साहब ये है कौन। तो यह स्थिति है, और जब उस पर नहीं बोलते हैं तो समझ में आता, क्योंकि सबसे बड़े जो भ्रष्ट हैं वो यही बैठे हैं और इनको समझने की जरूरत है। एक तरफ आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और दूसरी तरफ आप खेल करते हैं। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम करती है, दिल्ली में करती है, तो उसका इतनी धीरे धीरे आप कार्रवाई करते हैं कि वो अपने सबूत मिटा ले, और उसके बाद आप पकड़ते हैं। तो साहब महीनों महीनों बाद में आप कार्रवाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आप असल बचाना नहीं चाहते, बल्कि आप एक झूठा विपक्ष खड़ा करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो असली मुल्जिम है उन्हें आप बचाना चाहते हैं क्योंकि वो भगवा ओढ़ चुके हैं। और तीसरी चीज जो आपकी पार्टी में नहीं है, उनको आप कटघरे में रखना चाहते हैं, जिससे आप यह कहें कि नहीं साहब ये। तो इस स्थिति को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से। तो आपको इसीलिए शायद राहुल गांधी से परेशानी होती है, दूसरे और नेताओं से परेशानी होती है, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता हैं जो आप पर खुलकर हमला बोलते हैं और आपका सच बताते हैं कि किस तरह की स्थिति है, और उस सच के बाद आपकी हालत खराब हो जाती है। तो आप मिलकर कारपोरेट के साथ में जो क्रोनी कैपिटल है उनके साथ में मिलकर के आप किस तरीके से लूट करते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं। तो यह आप कर सकते हैं। तो बेईमानी जो है कंबल ओढ़ के की जाती है, घी पिया जाता है, यह है आपका काम। तो साहब ये मोदी सरकार, और ये सिर्फ विपक्ष पर हमला करती है, उसे परेशान करती है, उसे खत्म करना चाहती है। शायद यही वजह है केसीआर की बेटी आज जंतर मंतर पे धरने पे बैठी और उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि सारे पाक साफ, लेकिन यदि गलत है तो आप सजा करवाइए, चार्जशीट भी करिए और कन्विक्ट कराइए। नहीं तो आपके आंकड़े बताते हैं कि आपके 99% केस फर्जी पाए गए, जो ईडी के केसेस। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।